हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं लेक्चर सीरीज ग्रामीण विकास पर। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के जितने भी एग्ज़ाम तैयार करना चाहते हैं और जिसमें ग्रामीण विकास आता है, उससे रिलेटेड लेक्चर सीरीज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। मेरा नाम सतेंद्र है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जीके जीएस करंट अफेयर, हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें ग्रामीण विकास और लेखपाल का एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो जीके जीएस आता है वो पोर्शन कवर कराऊंगा। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ग्रामीण विकास पर एक लेक्चर अपलोड कर दिया है और ये लेक्चर जो है उसका आगे कंटिन्यू सेकंड लेक्चर होगा। जितने भी आप लोग देख रहे हो, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इससे रिलेटेड 20 मिनट का पहला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, तो आपकी समझ और विकसित होगी। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कम समय में आप लोगों के लिए टू द पॉइंट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट बोल रहा है इतिहास में अगर हम लोग जाते हैं तो ये पटवारी जो शब्द है सर्वप्रथम सल्तनत काल में 13वीं शताब्दी के समय एके ने इसका प्रयोग किया था। एके का अर्थ है अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखेंगे, अगर हिस्ट्री में जाएं तो जो वर्ड है पटवारी, जो वर्तमान में लेखपाल चलता है उस समय पहले पटवारी चलता था नाम। तो ये पटवारी शब्द 13वीं शताब्दी में या मध्यकालीन इतिहास है उस समय सल्तनत काल में प्रयोग किया था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ये शब्द जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। लेकिन अब सेकंड पॉइंट देखिए, लेकिन जो ये पटवारी शब्द है इसका सिग्निफिकेंस या महत्व या इम्पोर्टेंस जो होती है, शेर शाह सूरी जो कि एक अफ़गानी शासक था उसके समय इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया था। तो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये जो पटवारी वर्ड है, ये वर्ड जो है इसका इम्पोर्टेंस शेर शाह सूरी के समय हुआ। और जैसा कि आप जानते हो कि शेर शाह सूरी ने अपने समय में पट्टा और कबूलियत की प्रथा शुरू की थी। पट्टा क्या होता था, आपका ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था और उसको आपका जो बस उसको जो होते थे कबूल किए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिए, पट्टा यानी कि ज़मीन का टुकड़ा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ का था, अफ़गानी शासक था आपका शेर शाह सूरी। और इसके दरबार में आपको पता होना चाहिए कि शेर शाह सूरी के समय पटवारी जो पद है टोडरमल के द्वारा शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, ध्यान रखेंगे। जो शेर शाह सूरी के समय पटवारी पद टोडरमल के, राजा टोडरमल का नाम चलता था, के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम लोग सल्तनत काल को क्रॉस करेंगे, धीरे धीरे और बढ़ेंगे। जब मुगल काल आएगा तो ये जो पटवारी पद है इसको आगे ले जाने का काम अकबर ने किया था। क्वेश्चन अलग अलग रूप में बनेंगे कि मुगल काल में पटवारी पद को आगे या प्रमोट करने का काम किसने किया था, अकबर ने किया था। और शेर शाह सूरी के समय किसने ये पद आया था, टोडरमल के द्वारा। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज जो प्रीवियस रिकैप टाइप में काम करेगी आप लोग का, जो मैं बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम लोग। चलिए अब देखिएगा, ग्राम क्या होता है। ग्राम, इन सबको नोट करते चलेंगे आप लोग। ग्राम शब्द जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और ग्राम से तात्पर्य व्यक्तियों का वह समूह जिसमें प्राथमिक संबंध पाया जाता है उसे ग्राम समाज कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे। अब आप लोग बोल रहे होगे कि प्राथमिक समाज का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ प्राथमिक से तात्पर्य एक निकट क्लोज रिलेशनशिप होता है जिसमें प्रेम, दया, परस्पर सहयोग की भावना होती है। उसी को हम लोग ग्राम समाज या ग्राम समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको नोट करते चले आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, ये जो वर्ड है ग्राम, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में हुआ था 13 बार। जब हिस्ट्री पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास पढ़ोगे भारत का, तो वहाँ पर 1500 से 1000 बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। इस समय, ठीक है, इस समय आपका ऋग्वेद काल आपने पढ़ा होगा और उत्तर वैदिक काल पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ग्राम शब्द जो हुआ था, इंट्रोड्यूस या यूज़ किया गया था या सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था, वो ऋग्वेद काल में किया गया था। 13 बार यूज़ हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप जानते थे, वहाँ पर ग्राम का अर्थ क्या होता था, परिवार। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद काल में परिवार जो होता था वो संयुक्त परिवार की भांति व्यवहार करता था। और उस संयुक्त परिवार का हेड कौन होता था, पितृ सत्तात्मक परंपरा में जो होते थे फादर हेड होते थे। ये एक मैंने हिस्ट्री की याद दिला दी ऋग्वेद काल की। जन होते थे, कबीले होते थे आपको। और याद कीजिएगा,
भरत वंश की शुरुआत या भारत वर्ष जो भारत का नाम पड़ा है यहीं पर हुआ था कि भरत कबीले का एक युद्ध हुआ था 10 राजाओं के साथ परशुनी नदी पर। वहीं से जब भरत कबीले के राजा ने 10 राजाओं को हरा दिया था परशुनी नदी पे, तो भारतवर्ष नाम आया था। तो देखिएगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है जन। ऋग्वेद काल में क्या बोलते थे कबीलों को? जन के नाम से जानते थे, ठीक है। बाद में उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे ये क्या हुए? जनपद, यानी कि कबीले जो छोटे छोटे 50-100 का ग्रुप होता था वो धीरे धीरे बड़ा आपका उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ। अब लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ी, ज़मीन पर लोगों ने फैलना चालू किया, और जब ज़मीन लोगों के लिए महत्व हो रखने लगती है तो क्या होता है, युद्ध आपको देखने को मिल जाएंगे। तो महाजनपद काल धीरे धीरे विकसित होंगे, जनपद से और बड़ा। महाजनपद का अर्थ हो गया स्टेट या एक मंडल, डिवीज़न की तरह। कितने थे? 16 महाजनपद उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और महाजनपद में ही हम लोग को पता होना चाहिए कि मगध वंश की शुरुआत होती है। भारत में किंगडम या वंश की शुरुआत हर्यक वंश से मानी गई है। अगर आपसे पूछे कि भारत में या उत्तर भारत में किंगडम या वंश की शुरुआत कहाँ से की गई? मगध से की गई है, और मगध में था आपका हर्यक वंश। ये उत्तर वैदिक काल की बात थी। ये मैंने हिस्ट्री का एक बात आई तो मैंने आपको ध्यान दिला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बात आती है कि समाज क्या होता है। देखिएगा कोई भी समाज जो होगा वो एक व्यक्ति से नहीं बनता, क्योंकि देखिएगा इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से अकेला नहीं रह सकता। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं और दूसरों के एक दूसरे के हितों की पूर्ति भी करते हैं, तो वह समाज कहलाता है। कोई भी इंडिविजुअल नहीं रह सकता। तो समाज का अर्थ हो गया 2 लोग तो होना मस्ट हैं, और उससे ऊपर जो समूह बनता है वो आपका समाज कहलाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें ध्यान करते चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश भूलेख राजस्व अधिनियम की धारा 23 में लेखपाल पद की जानकारी मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा, जो यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसकी धारा 23 में लेखपाल पद की जानकारी मिलती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? यूपी लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में मिलती है। अगर आपसे पूछे कि लेखपाल की नियुक्ति किस नियमावली में है, तो 2006 यूपी लेखपाल सेवा नियमावली में मिलती है, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि लेखपाल जो होता है ग्रामीण पद है। ग्रामीण क्षेत्र में किसकी ज़मीन किसकी है, किस पर खेत है, सबके रिकॉर्ड रखता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो लेखपाल है, ठीक है, इसका ट्रांसफ़र कौन करता है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका ट्रांसफ़र वैसे तो ये ज़िले में काम कर रहा है, डीएम इनका बॉस होगा, लेकिन जो उस क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर इनकी ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी जो होती है वो एसडीएम के पास पावर दे रखी है। एसडीएम यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अनुभाग अधिकारी या उप जिलाधिकारी, और कभी कभी ध्यान में रखिएगा एसडीएम को परगना अधिकारी भी बोला जाता है। तो ये वर्ड परगना अधिकारी लिखा हुआ है, इसको ज़रूर नोट कर देंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भैया ये लेखपाल का कार्य क्या है, ठीक है। तो देखिएगा जो लेखपाल का काम होता है ना, गांव के मानचित्र का अनुरक्षण करना लेखपाल का कार्य होता है। यानी कि कितनी जनसंख्या है, सीमा है, किसका खेत है, कितने मकान है, किसका मकान है, ये किस पर किसकी भूमि है, किसकी भूमि है, फसल ध्यान रखना, खसरा, खतौली, जमाबंदी, ये जो वर्ड हैं अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। किस भूमि पर रबी की फसल है, जायद की फसल है, कहाँ पर घर है, वो किसका घर है, किसके नाम पर है, गांव का सारी की सारी डिटेल आपका ध्यान रखिएगा। जो गांव का मानचित्र है पूरा का पूरा है, उसका अनुरक्षण करना, किस खेत पर किसकी कृषि है, किसकी सीमा है, यहाँ पर किसका खेत है, ये सारा का सारा लेखपाल ध्यान में रखता। अब यहाँ ध्यान में रखेंगे ये खतौली खसरा शब्द आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा अगर लेखपाल के कार्य जो हैं उसकी जानकारी अगर आपसे पूछे कि लेखपाल के कार्यों की जानकारी कहाँ पे मिलती है, कौन सी किताब है जहाँ पर लेखपाल के कर्तव्यों की जानकारी है, तो ध्यान में रखिएगा यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, यूपी भू राजस्व संहिता 2006 में जानकारी मिलती है। और लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में लेखपाल के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, लेखपाल के कार्यों की जांच कौन करता है? कानून को। देखिएगा राजस्व निरीक्षक या रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं इसको, और वैसे पूरे जगह ये कानूनगो का नाम चलता है आपका,
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लेखपाल से बड़ा अधिकारी कौन है? कानूनगो। कानूनगो से बड़ा कौन होता है? आपका तहसीलदार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लेखपाल जो है किसको रिपोर्ट करेगा? कानूनगो को, जिसे राजस्व निरीक्षक के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला पॉइंट है, गांव के नक्शे को क्या कहते हैं? तो गांव के नक्शे को सजरा भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे, गांव के नक्शे को सजरा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। गांव की सीमा को हदबंदी या चौहद्दी भी कहते हैं। देखिएगा, जो गांव की जो सीमा है, यानी कि कहाँ से सड़क जा रही है, किसके खेत है, जो बाउंड्री जो होती है ना, उसको हदबंदी या चौहद्दी भी कहते हैं, और नक्शे को सजरा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा, ये मैंने एक विलेज बनाया है, V1 V2 V2 एक सर्किल में, तो लाइन ड्रॉ कर रखी है। V1 यानी कि V1 के बाद V2 V3, और ये जो लाइनें हैं वो हदबंदी सीमा को शो कर रही हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई आपका। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्क्वायर देखिए, ये स्क्वायर देख रहे हो, उसमें मैंने ब्लॉक बना रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12। तो ये जो लाइनें ड्रॉ करी है ना, तो उसको आप सीमा या हदबंदी समझ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मॉर्निंग का अब देखिएगा, ये जो नंबर आपने देखे 1 2 3, ये देखिएगा, ये ज़मीन का टुकड़ा है। अब ये शो क्या कर रहा है? ज़मीन का टुकड़ा, ये 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, किसी ना किसी के पास तो होगा ये ज़मीन का टुकड़ा। अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग, मॉर्निंग के टाइम में मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, मैं अभी उठा हूँ और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि वीडियो बनाना है तो बनाना है। ठीक है, तो देखेंगे 9 नंबर का टुकड़ा, मान लेते हैं 9 नंबर का टुकड़ा अशोक के पास है। आपका नाम अशोक है, वो जो चित्र बनाया था इसमें 9 नंबर मान लेते हैं आपका अशोक है। ठीक है, अब आगे क्या है, ध्यान से देखेंगे। अब ये जो 9 नंबर का टुकड़ा है ना, इस टुकड़े को ही बोला जाता है खसरा। ठीक है, 9 नंबर का टुकड़ा है वो क्या है? खसरा कहलाएगा आपका। ठीक है, अब ये जो नंबर है 9, इस पर क्या क्या पता चलता है हम लोग का? 9 नंबर पे हम देखिएगा, घर किसका है? ठीक है, या खेत है या कृषि भूमि है? इस कृषि भूमि का मालिक कौन है? कौन सी खेती की जा रही है? कच्चा घर है या पक्का घर है? कितना क्षेत्रफल है? रबी जायद खरीफ की फसल की जा रही है, क्या किया जा रहा है? और मिट्टी है, कैसी मिट्टी है? तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो होता है ना, वो टुकड़ा, वो आपका खसरा कहलाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से नोट करते जाएं, नोट्स को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इन नंबर को गाटा भी या गाटा संख्या भी कहा जाता है। इन नंबर को गाटा भी, गाटा संख्या, अब अगर आपसे पूछे खसरा का दूसरा नाम क्या है, तो गाटा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और अवधारणा जानने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर देख रहे हो आप लोग, इसमें नंबर हैं आपके। अब 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, और इन सबको कबीर नाम दे दिया मैंने। क्या मतलब है इनका? ये वही है, आपका गांव का मैप है, ये समझिएगा। और ये 1 नंबर 2 नंबर किसी ना किसी की भूमि, कहीं ना कुछ बना हो रखा है। अब देखिएगा, माना कि आप जो थे, अशोक जो था, अब वो एक अमीर किसान हो गया। बता रहा हूँ सिर्फ अवधारणा के रूप में। एक रिच किसान है जिसका नाम इधर पे अपन ने क्या बोल दिया? कबीर है। तो अशोक नहीं, अभी कबीर ही चलता है। तो एक रिच किसान है जिसका नाम है कबीर, और कबीर के खेत जो हैं, या कबीर का जो प्लॉट है, वो 1 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है, 12 नंबर है। यानी कि कबीर का खेत जो है एक जगह पर नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेट में है। यदि इन चारों प्लॉट को या खेत की संपूर्ण जानकारी अलग अलग ना होकर एक ही जगह पर रख दें, तो उसे हम लोग खतौनी बोल देते हैं। यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 12, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हैं, उनकी जानकारी अलग अलग है, और उनको संपूर्ण कर दें और उनकी अलग अलग ना करके एक ही जगह रखें, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? खतौनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, मान लेते हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। वो जो 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 12 है, वो एक किसान है या एक परिवार था, उसके दादा के बच्चे हैं, उनके खेत जो थे 1 3 7 12, ऐसा भी हो सकता है। एक किसान भी, एक परिवार के भी खेत हो सकते हैं, उनके बच्चों के। एक ही जगह पे समझ जानकारी रख दो तो वो खतौनी संख्या कहलाने लगती है। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज था ग्रामीण विकास पर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो मॉर्निंग में, तो बिल्कुल बेधड़क लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सतेंद्र है। मैं अपने यूट्यूब चैनल GS एग्ज़ाम ग्रुप में, जैसा चैनल का नाम है GS एग्ज़ाम ग्रुप में,
आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। सो प्लीज़ चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए ग्रामीण विकास कंटिन्यू रहेगा, कोशिश यही है। इस यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको बताया जीएस जीके के ओरिएंटेड चैनल ही है ये आपका, ठीक है। आपका अपना चैनल है तो इसकी आपकी भी जिम्मेदारी है, इसको शेयर लाइक करना ना भूलें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। ओके, बाय, धन्यवाद।